नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा बड़े जोश के साथ लौट आया हूँ डिजिटल बोर्ड पे। भाई सबसे पहली वीडियो होने वाली है मेरी। बात करेंगे आज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। ये होता क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? इसकी दोस्तों हम स्कोप की बात करने वाले हैं आज। किसकी बात करने वाले हैं आज? स्कोप एंड नेचर की बात करने वाले हैं। याद रहे दोस्त, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का एंड बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का। बेसिकली टॉपिक दोस्तों जिसके भी सिलेबस में होगा उनको ये टॉपिक पढ़ना है। फटाफट लाइक ठोक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस अब इस चैनल पे आपको रेगुलरली मिला करेगी। चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्त जानते हैं कि ये होता क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपेयर करना, तुलना करना। इसका मतलब सिर्फ तुलना करने से ही नहीं होता। आज इस वर्ल्ड के अंदर बता रहा हूं मैं दोस्त, हर चीज का तुलना होता है। शासन, प्रशासन, एक व्यवस्था एक दूसरी व्यवस्था से तुलना करना, एक इंसान के दूसरे इंसान से तुलना करना, तुलना हर जगह ही है। तो इस तुलना की शुरुआत तो अरस्तु के समय से ही हो गई थी, जब अरस्तु ने अपने टाइम पे 158 कॉन्स्टिट्यूशन, लगभग 158 संविधान की तुलना कर दी थी, यह देखने के लिए कि सबसे अच्छा शासन व्यवस्था कौन सा है, कौन सी गवर्नमेंट सबसे अच्छी होगी, या डेमोक्रेसी या एरिस्टोक्रेसी, कौन सी, या मोनार्की सिस्टम, राजतंत्र या लोकतंत्र या तानाशाही। इसको देखने के लिए सिर्फ अरस्तु ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्त तुलना कर दिया। और उस समय की बात है ये। आज के जो कंपेयर कर रहे हैं हम, बिल्कुल उसका चेंज हो चुका है नेचर। लेकिन नेचर चेंज होने की वजह से बहुत सारी बदलाव आ चुके हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास के विश्व में जो भी घटनाएं घट रही है, सही से सुनना जो बता रहा हूं मैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं किसे? हमारे विश्व में आसपास जो भी घट रही है, चाहे कुछ भी घटना घट रही हो, उसी को समझना सिस्टमेटिक वे में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। फिर से कहूंगा, अच्छे से समझना। हमारे आसपास पूरे वर्ल्ड में जो भी घट रहा हो, आजकल क्या चल रहा है, कोरोना महामारी, इस कोरोना को समझना, हमारे कंट्री में क्या है और हमारे अगल बगल वाले कंट्री में कैसा चल रहा है, इसी को समझना, वो भी सिस्टमेटिक वे में, क्या कहलाता है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। इसके साथ एक पॉलिटिक्स वर्ड जुड़ा हुआ है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले आप ये जरूर समझ लेना कि पुराने समय में जब अरस्तु, प्लेटो, इन सब का दोस्तों समय था, तो सिर्फ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को गवर्नमेंट से ही रिलेटेड जोड़ के देखा जाता था। गवर्नमेंट और स्टेट का ही स्टडी करना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। ऐसा मैं नहीं, प्राचीन समय के विचारकों ने कह रखा है। लेकिन आज इसका नेचर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। वर्ल्ड में जो भी घटना घट रही हो, दो चाहे कुछ भी, एक देश ने दूसरे देश पर अटैक कर दिया, तुलना करो भाई ऐसा क्या कारण था, आज से पहले से तुलना कर दो। ये सब देखना दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, इस समय क्या कर रहे हैं, पहले बराक ओबामा ने क्या कर रखा है, तो यही तुलना तो तुलनात्मक क्रांति कहलाता है। लेकिन याद रहे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिर्फ एक चीज को तुलना नहीं करता, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका स्कोप क्या क्या है। अभी तो हम नेचर की बात कर रहे हैं जो कि पूरा चेंज हो चुका है। एक चीज और दोस्तों, ये हिस्ट्री की तुलना करके आज हमें वर्तमान में बताता है कि हम फ्यूचर में क्या करें। हिस्ट्री तुलना करके आज प्रेजेंट में बताता है कि हम फ्यूचर में क्या करें। एंड जैसे कि दोस्तों आज कोरोना वायरस है, याद करो स्पेनिश फ्लू जब आया था, जब भी भाई सैकड़ों लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए। हमने स्पेनिश फ्लू से, तमाम वायरस से देखा यार कि हर 20 साल के अंदर कोई ना कोई वायरस आ ही जाता है। कोरोना वायरस आया, हमने इससे देखा, समझा वर्ल्ड में दोस्त क्या इस समय महामारी चल रही है, ये कोरोना महामारी के कारण हम सब देख ही पा रहे हैं। तो आज की इस कंडीशन को हम पहले कंडीशन से तुलना करके ये जान सकते हैं कि आने वाला समय भी सुरक्षित नहीं है। कभी भी ऐसी महामारी या ऐसे वायरस आ सकते हैं जिससे सुरक्षित रखना हमें हमारी जिम्मेदारी है। तो पहले के मुकाबले में आज पूरा विश्व चेंज होता जा रहा है, क्योंकि आज क्या है, आज दोस्तों ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब एक देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाना। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, आज भारत के अंदर आंख उठा के देखो, सब जगह चाइनीज माल मिलेगा। चाइना का प्रभाव पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, चाइनीज का माल हर जगह मिलेगा। बेशक भारत का माल हर जगह ना मिले, लेकिन इसमें यह बात तो जाहिर है कि एक देश की इकोनॉमी तमाम देश की इकोनॉमी के साथ जुड़ते जा रही है। यही हमारा ग्लोबलाइजेशन है, जिसके कारण से हम कंपेयर कर रहे हैं कि पहले के समय में और आज के समय में क्या चेंजेस आए हैं इस ग्लोबलाइजेशन के कारण। चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, कोई सा भी व्हाटएवर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के समय में तुलना करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि तुलना से ही यह पता चलता है कि कौन सा सबसे बेहतर सिस्टम है जिसको अपनाया जा सकता है। दोस्तों अगर आप देखोगे तो आज हमारा पूरा सिस्टम 4 T's पे चल रहा है।
किस पे? 40s पे चल रहा है। अब 40s का मतलब क्या भाई? यहाँ पे सबसे पहला है टेलीकम्युनिकेशंस। भाई टेलीकम्युनिकेशंस सब जगह आज क्या चल रहा है? इंटरनेट का बोलबाला पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। तो इसका आज है, ये किसका प्रभाव है? ये ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव ही तो है ये। तो ग्लोबलाइजेशन के दोस्तों 40s, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन। आज टेलीविजन को दोस्तों रिप्लेस करता जा रहा है कौन? यूट्यूब, जिसके थ्रू आज हमारी वीडियोस को देख पा रहे हो। आज हम वर्ल्ड की जानकारी, हम अपने पैशन को यूट्यूब पे शेयर कर पा रहे हैं। किसके कारण? ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो हम आज की इस कंडीशन की तुलना पहले से करके देखें तो पहले के मुकाबले में आज हमारा दिन बेहतर होगा। तो दोस्त यही हम तुलना करते हैं। अभी मैं आप आगे आऊंगा क्योंकि तुलना के साथ पॉलिटिक्स वर्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए तो इस पूरे कंपैरेटिव का हमारा मेन पर्सपेक्टिव होने वाला है पॉलिटिक्स के साथ, यानी कि हम तुलना करने वाले हैं पॉलिटिक्स को। तो ये हुआ कि हम तुलना हम पॉलिटिक्स को देख के करने वाले हैं, हमारा मेन पर्सपेक्टिव पॉलिटिक्स होने वाला है। लेकिन आज इस पूरे वर्ल्ड के अंदर टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन, ट्रेवल एंड ट्रेड, तो इन चारों को 40s के नाम से जाना जाता है, जिनका आज बहुत तेजी से प्रभाव पड़ता जा रहा है। और दोस्तों साफ दिख भी रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, टेलीविजन का क्या प्रभाव है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पहले हुआ करता था क्या? इतना नहीं हुआ करता था। कई घर में टीवी मतलब नसीब भी नहीं हुआ करता था। आज दोस्तों ट्रैवल एक पैशन बन चुका है एंड ट्रेड हर एक कंट्री इसमें शामिल है। तो हम कंपेयर से इस बात का पता लगा सकते हैं कि पहले की तुलना में आज क्या बेहतर हुआ है और क्या क्या चेंजेस आया है। तो हमारा पूरा नेचर चेंज हो चुका है पूरे वर्ल्ड का। लेकिन अब हम इसको जोड़ के देखते हैं पॉलिटिक्स से। याद रहे अगर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हो तो थिंकर्स के व्यूज जानना बहुत जरूरी होता है वहाँ पे। तो थिंकर्स के बारे में पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको पहले फटाफट कुछ थिंकर्स का नाम बताता हूँ जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के प्राचीन समय से यानी कि एंशिएंट पीरियड से, जिनमें सबसे पहला नाम दोस्तों अरिस्टो का तो है ही, अरिस्टोटल का है ना। 158 कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों स्टडी कर देना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी उस समय। समझ सकते हो यार इस बात को। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आता है भाई प्लेटो। प्लेटो 21 मई 429 BC में इनका जन्म हुआ था ऐसे। और दोस्तों इनका निधन एथेंस में हुआ था। और एथेंस में दोस्त पूरा पॉलिटिक्स जो शुरुआत हुई है पॉलिटिक्स की, डेमोक्रेसी की, सब एथेंस से ही मानी जाती है क्योंकि सारे विद्वान विचारक वहीं पे जन्म ले लिए थे। चलिए भाई, तो प्लेटो का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा दोस्तों। ये मेरे थोड़े फेवरेट है यार, बड़ा मजा आता है इनके विचारों को सुनकर। क्यों? सिसरो। इन्होंने क्या कहा? जितनी अधिक कानून होगा उतना ही कम न्याय होगा। यानी कि दोस्त कानून का अगर हम ढिंगार पीट ले कि कानून बहुत है हमारे पास, ये बहुत है, तो जरूरी नहीं है कि उससे जस्टिस में मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर मिल जाएंगे। तो इनकी बातों से ये लगा कि चलो तुलना करते हैं, क्या सच में ऐसा है क्या? और ये पाया गया है, मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, ये पाया गया है कि जहाँ पे कानून ज़्यादा है वो सिद्धांत पे, वो थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकल देखने को मिलता ही नहीं है। तो इसलिए इनको भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स माना जाता है। कौन? सिसरो को। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आपके कौन? निकोलो मैकियावेली। भाई मैकियावेली बड़े भयंकर हुए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने राजा की तुलना निरंकुश तंत्र से कर दी। यानी कि मतलब ये हुआ, इन्होंने जो राजा है, जो मेन पोस्ट पे बैठा हुआ है, जो देश को चला रहा है, उसकी तुलना करी है। ठीक है, तो इनको भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर थिंकर माना गया है। एंड नेक्स्ट है आपके मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति, पावर्स की कंपेयर करी है। जैसे कि अमेरिका की बात करते हैं हम। अमेरिका के अंदर दोस्तों जब अमेरिका आज़ाद हुआ 1776 के अंदर, तो वहाँ पे शक्ति, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की तुलना कंपेयर किया था मॉन्टेस्क्यू ने। इसलिए इनको शक्ति का या दोस्त पावर्स का जो इन्होंने कंपेयर किया उसके नाम से इनको जाना भी जाता है। नेक्स्ट जीन बोंदिन। इनको जीन बोंदा भी कहा जाता है। इन्होंने एक बात कही थी कि फ्रांस में जो शासन चल रहा था, जैसे तो लुई 16 ये सब बोलवा है ना, मतलब तानाशाही तो हुआ करते थे ये, तो उस समय की तुलना इन्होंने प्राचीन राजाओं के साथ जब करी तो ये पता चला कि जब मॉडर्न पीरियड के अंदर फ्रांस के अंदर या दोस्तों मैक्सिमम या यूरोपियन कंट्री के अंदर यही तो चल रहा था कि राजा बड़े अत्याचारी हुआ करते थे और उनसे छुटकारा पाने का मेन जो शासन होगा वो क्या होगा, जिसकी तुलना इन्होंने प्राचीन व्यवस्था से करके राजा को ये देखा कि राजा भी इस तरह के हैं जो निरंकुश तंत्र में जुड़े हुए हैं। निरंकुश मतलब होता है क्या? तानाशाही, डिक्टेटर। तो दोस्तों इनको भी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में मेन थिंकर माना गया है। तो इनको आप याद रखें, जो जो मैंने आपको बताया ये सभी मतलब पुराने थिंकर है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बढ़ाने में जो बहुत हेल्प करी इन्होंने। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम आगे। अब हम पहले ये समझते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तो हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर किस कर रहे हैं? पॉलिटिक्स का कर रहे हैं।
तो चलिए पहले हम कंपेयर वर्ड को साइड में रखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिक्स का। ये पॉलिटिक्स कहते हैं किसे? पॉलिटिक्स का कोई एक शब्द में मैं आंसर तो दे नहीं सकता, क्योंकि आंसर देने लायक भी नहीं है। क्यों? जब किसी भी क्वेश्चन का बहुत सारे मतलब हो जाते हैं तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। और वही सेम है भाई आपका पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बहुत सारे मतलब हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होता है वहीं पे पॉलिटिक्स होता है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहाँ पे पॉलिटिक्स है, और हर जगह प्रॉब्लम है तो वहाँ पे पॉलिटिक्स होगा, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन लिए जाते होंगे। सिंपल बात है। तो दोस्त ये माना जाता है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं यूनिवर्सल रूप से, वही हमारा पॉलिटिक्स है। लेकिन याद रहे, पॉलिटिक्स के अंदर जो हम डिसीजन लेते हैं वो सभी लोगों के लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक के लिए होना चाहिए। ये तो दोस्तों सिंपल डेफिनेशन है इसकी। दोस्तों हम बात करते हैं कि थिंकर्स ने क्या कहा है इसके बारे में। एक चीज समझते हैं, जैसे कि मैक्स वेबर हो गए, जॉर्ज कैटलिन हो गए, हैरोल्ड लासवेल हो गए, मैरियस हो गए, रॉबर्ट डहेल हो गए। इन विचारकों ने राजनीति को शक्ति से जोड़ के देखा और ये कहा है कि राजनीति जो है वो शक्ति के लिए संघर्ष है। जिसके पास ज्यादा शक्ति होगी वो पॉलिटिक्स में विजेता बन जाएगा। जैसे कि आजकल के हमारे राजनेता करते हैं। पॉलिटिक्स मतलब स्ट्रगल ऑफ पावर। तो इन विचारकों का ये मानना है सत्ता लेने का मतलब है, पॉलिटिक्स में जाने का मतलब है पावर्स आपके पास हो जाना। तो ये विचारक कैसा कर रहे हैं इस समय। यहाँ पे आते हैं डेविड स्टन। डेविड स्टन का क्या कहना है यहाँ पे? ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग की एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं। हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है जिसके कारण से हम जो भी यूनिवर्सल रूप से जो भी डिसीजन ले रहे हैं, किससे? यूनिवर्सल, सार्वजनिक निर्णय सभी के लिए, ताकि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ये कहना है डेविड स्टन का। डिसीजन लेना ताकि सभी प्रॉब्लम सोल्व हो सके सोसाइटी के अंदर, यही हमारी पॉलिटिक्स होती है। तो इन सभी विचारकों का मानना यह है कि पॉलिटिक्स का मतलब होता है स्ट्रगल ऑफ पावर, सिर्फ शक्ति लेना, शक्ति अर्जित करना, शक्ति प्राप्त करना। और इन डेविड स्टन का कहना है कि डिसीजन मेकिंग के द्वारा सोसाइटी की प्रॉब्लम को सोल्व करना ही पॉलिटिक्स कहलाता है। ऐसे ही तमाम जानकारी आपको पॉलिटिक्स के बारे में और मेरी फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, जहां पर मैंने बताया था कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो स्ट्रगल ऑफ पावर का कंसेप्ट आ गया। तो देखो शक्ति के लिए सब कैसे खींच रहे हैं, यही सेम आज पॉलिटिक्स के अंदर हो रहा है। ये रस्सी जो भी खींच लेगा, जो भी कामयाब होगा, या तो दोस्त ये रस्सी टूट जाए। रस्सी टूटने का मतलब है कि इंसान इस हद तक गिर जाए कि वो पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी कर ले, या तो वो मर्डर करवा ले, या वो अपहरण करवा ले, या वो समाज में दंगे करवा दे। आज के समाज में ऐसा हो रहा है। एंड यही पॉलिटिकल रूप से जो संघर्ष है, जो पावर लेने के लिए इंसान आज कर रहा है। आज एक इंसान और आज एक देश इसी चीज में लगे पड़े हैं कि स्ट्रगल ऑफ पावर कैसे करें। ये तो बात तो हो गई। अगर हम कंपेयर करें पुराने चीजों से या दोस्तों पुराने सिस्टम से, तो उस समय क्या हुआ करता था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहले देखो जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, समाज की समस्याओं को सोल्व करना प्रथम प्राथमिकता हुआ करती थी, फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करते थे। लेकिन आज शक्ति के लिए संघर्ष सबसे बड़ी पावर हो चुकी है। अब बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। अब तक हमने सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में जाना, अब आ चुके अपने हम मेन कंसेप्ट के ऊपर, मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। देखो यहाँ पे हमने पॉलिटिक्स का मतलब समझ लिया कि शक्ति के लिए संघर्ष, या समाज या सोसाइटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए जो भी हम डिसीजन लेंगे वही हमारी पॉलिटिक्स है। ये तो हम सिंपल कंसेप्ट समझ गए, इसका अच्छे से समझना, बारीकी से समझा रहा हूं मैं। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर पूरे वर्ल्ड में बता रहा हूं मैं, अब एक देश की बात नहीं होगी, पूरे वर्ल्ड की बात होगी। अगर यूएनओ की ही बात करें तो लगभग 193 कंट्री यार यूएनओ में भी है। तो इन कंट्रियों में ही अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जहां पे पूरे वर्ल्ड के देशों का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी करना, या उनकी पार्लियामेंट का, या उनकी पॉलिटिकल पार्टीज का, या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिस्टम का, उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या इक्वलिटी है और क्या इनइक्वलिटी है हमारे कंट्री से, एंड उस देश के अंदर कौन से नेता ने क्या काम किया है, किस तरह का काम किया है जो हमारे देश के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन आज इन तीनों के अलावा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत तेजी से फैलता जा रहा है वो है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ने तमाम कंट्रियों की संप्रभुता, सोवरेनिटी पे खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि विकासशील देशों को ये लगता है कि तमाम विदेशी कंपनियों के आने से, दोस्तों एफडीआई से आने से, है ना, या दोस्तों हम कह सकते हैं कि एमएनसी के आने से,
ये हो गया है कि उनको ये लगता है कि हमारे ऊपर तमाम विदेशी कंपनियों का दबदबा, वर्चस्व, हेजेमनी बन चुका है, जिसके कारण से ये डर बना रहता है विकासशील देशों को कि इस ग्लोबलाइजेशन के कारण हम अपनी स्वतंत्रता खो ना दे। तो आज के इस वर्ल्ड के अंदर यही एक मुद्दा बन चुका है विवाद का कि इस ग्लोबलाइजेशन से हमारे देश की जो स्वतंत्रता है कहीं वो खतरे में ना पड़ जाए। तो इसी की बात को लेकर दोस्तों कंपेयर करने में पूरी दुनिया लगी पड़ी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन विकासशील देशों को इतना खतरा जरूर है, क्योंकि हमने भी अभी तक नहीं भूला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद भी व्यापार करना ही था। विदेशी कंपनी व्यापार करने नहीं आती है, लेकिन उनका मकसद सरकार पे प्रेशराइज करके टैक्स कम करवा के अपनी बातों को मनवाना होता है। पूंजीपतियों, कैपिटलिस्टों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है प्रॉफिट कमाना। तो यही चल रहा है आज तमाम कंट्री के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तमाम कंट्रियों की इंस्टीट्यूशंस का, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब की कंपेयर किया जाता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कंपेयर का मतलब क्या होता है, सिर्फ वर्ड जो है कंपेयर, इसका मतलब क्या होता है? कंपेयर का मतलब क्या हुआ? दो चीज है, उन दोनों में इक्वलिटी है और क्या इनइक्वलिटी है, इन दोनों को लेकर कंपेयर करना कंपैरेटिव कहलाता है। क्लियर है? तो जैसे कि मान लो दोस्त, ये पेन है और आपके पास एक पेन है। आपके पेन में और मेरे पेन में क्या डिफरेंस है? आपका पेन कॉपी पे लिखेगा, मेरा पेन स्मार्ट बोर्ड पे लिखेगा, यही डिफरेंस है। आया समझ में? यही तो होता है यार। चीजों को अच्छे से समझोगे दिमाग में बैठ जाएगा। टार्जन फिल्म के अंदर उसके ऊपर गोंद लग गया था, बंदा पीछे पीछे चिपक गया था, वैसे ही आपके दिमाग में चिपका दूंगा। अच्छे से समझते जाना। चलिए दोस्तों, अब एक बात करते हैं हम यहाँ पे इसकी परिभाषाओं पे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एग्जाम्स के अंदर अगर आपने थिंकर्स के व्यूज नहीं लिखे तो कुछ भी नहीं लिखा। तो जो भी लिख दो सब बेकार हो जाएगा। थिंकर्स के व्यूज डालना बहुत जरूरी है ग्रेजुएशन के अंदर, या अब किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में, रिटन एग्जाम में बैठे हुए हो, या दोस्त अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने वाले हो, तो वहाँ पे थिंकर के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाती है और बताया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेहलर के अनुसार। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए दोस्त जो इंग्लिश में नोट्स हैं उसकी लिंक मैंने नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से इंग्लिश के नोट्स भी ले सकते हो। बाकी दोस्तों नॉर्मली यही है, आप भी समझ सकते हो, सबके लिए वीडियोस बना रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों ही नोट्स आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलिए बात करते हैं मेहलर के अनुसार इनका क्या कहना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो वर्ल्ड में तमाम घटनाएं जो घट रही है उसको सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना, यही हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। चलिए अब जानते हैं पहले इनका क्या कहना है। किनका? मेहलर का। तुलनात्मक राजनीति में यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है। चलिए समझ गए हम, यानी कि राजनीति का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। और राजनीति का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकता है, पार्लियामेंट भी हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या उस देश के अंदर जो भी सिस्टम चल रही है पॉलिटिकल के थ्रू, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट की पावर, वो सब हो सकता है। वही हमारी पूरी पॉलिटिक्स है। सरकार क्या पॉलिसी बना रही है, सरकार क्या डिसीजन ले रही है, सरकार प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या काम कर रही है, वो सब के सब पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स वर्ड आता है। चलिए ये भी मान लिया हमने, जिससे राजनीतिक प्रकरणों मतलब होता है राजनीतिक प्रकरणों में होता है राजनीति के अंदर क्या क्या शामिल है, पॉलिटिक्स के अंदर क्या होना जरूरी है, उसको प्रकरण कहते हैं। तो राजनीति के जो टूल्स हैं क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है ना, जनता सोसाइटी है, सोसाइटी क्या करती है, वोट डालती है, पॉलिटिकल पार्टी कोई जीतती है, कोई विपक्ष यानी कि ऑपोजिशन में खड़े होते हैं, ऐसे हमारा देश पूरा रेगुलेट होता है। तो टूल्स हमारे कौन हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हो गए। चलिए जिनमें शामिल हमारे राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह, ठीक है, जैसे कि विधायिका हमारे हो गए, एग्जीक्यूटिव पावर हो गए, एंड पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, एंड राजनीतिक हित समूह जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह हो गए, ये सब हो गए। एंड राजनीतिक व्यवहार जैसे कि मतदान करना, विरोध प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट वगैरह करना, एंड राजनीतिक रूप से कोई पैम्पलेट बांटना, एंड राजनीतिक विचारों जैसे कि उदारवाद, संकीर्णवाद, है ना, लिबरलिज्म हो गया, आपका मार्क्सिज्म वगैरह हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया। तो ऐसा ही सभी चीज, इन सभी की तुलना करना सबसे बेहतर क्या है और कंट्रियों में जो हम अपना सकते हैं, या हमारे कंट्री में ऐसा बेहतर क्या है जो और कंट्री अपना सकते हैं। इन्हीं को मेहलर ने कहा है कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टडी करते हैं। तो मेहलर के अनुसार ये है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डेफिनेशन, जो कि आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, याद रहे। चलिए अब हम बात करते हैं जॉन ब्लाडेल के अनुसार। दोस्तों क्या कहना है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कब, समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिरूपों का अध्ययन है। यानी कि जो नेशनल रूप से जो हर देश के अंदर गवर्नमेंट होती है उन्हीं गवर्नमेंट का स्टडी करना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। यानी कि दोस्त इन्होंने
एलोबरेट करके लिखा, इसको छोटा करके जॉन बुलर्डन ने कह दिया, है ना, उसको छोटा करके। भाई हम ये क्या कर रहे हैं, सरकार की स्टडी कर रहे हैं, और ये सब सरकार के पार्ट्स हैं। एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, हमारे पार्लियामेंट हो गई, सब पार्टी तो है, पॉलिटिकल पार्टी। तो यही तरीका आपको समझना है। चलिए देखो, सब थिंकर वही बात कहेंगे, लेकिन थिंकर्स के नाम आपको जितना ज़्यादा नाम दोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे कौन है आपके, एमजे स्मिथ। चलिए ये देखो, तुलनात्मक राजनीति, राजनीतिक संगठनों के प्रकार, राजनीतिक संगठनों के प्रकार। चलिए भाई, है ना, कि राजनीतिक संगठन के प्रकार हैं, यानी कौन कौन से प्रकार के हैं वो। जैसे कि मान लो कोई रिलीजन के आधार पे बना हुआ है ना, कोई माइनॉरिटी के आधार पे बना हुआ है, तो ये होता है। उनके गुणों, उनके संबंधों, क्या संबंध उनके, और उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं पुराने के समय से अब को लेकर, पूरा मतलब स्टडी करना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। ये किसी भी कंट्री की बात हो सकती है, हर कंट्री में अलग अलग चीज़ लागू होती है, आपको पता है। एंड E.A. फ्रीमैन, इनका क्या कहना है कि तुलनात्मक राजनीति कई प्रकार की सरकारों, विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है, यानी कि सरकार और राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक, यानी कि गवर्नमेंट और क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बीच में कंपैरेटिव रूप से स्टडी करना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। ये इनका कहना है। चलिए अब बात करता हूँ एडवर्ड फ्रीमैन का। देखो सभी थिंकर्स कुछ ना कुछ सिमिलर कह रहे हैं, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए क्या कह रहे हैं। चलिए एडवर्ड फ्रीमैन, तुलनात्मक राजनीति सरकार के विभिन्न रूपों। ठीक है दोस्त, समझना यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सरकार के अलग अलग रूपों। अब सरकार के अलग अलग रूप क्या होते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट होती है ना, इन सभी को स्टडी करना। एंड विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। चलिए दोस्त अब देखते हैं हम किनका, डेविड वुड का। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में तुलनात्मक शब्द का प्रयोग इस बात की ओर संकेत करता है, किस बात की ओर संकेत करता है, कि तुलनात्मक राजनीति आधुनिक विश्व की राजनीतिक प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कर क्या करता है, सिद्धांत निर्माण करने और उनका परीक्षण करने के लिए समस्त राजनीतिक शास्त्र के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब यह है कि सिंपल रूप से जो हम आज अपनी पॉलिटिकल सिस्टम देख रहे हैं, उस पुराने सिस्टम को स्टडी करके उन दोनों ही सिस्टम में क्या नया है इसको बताना, उसको जांच करना, क्या करना, परीक्षण करना। ठीक है दोस्त, चलिए यहाँ तक तो ये बात हो गई। डेफिनेशन की बात देख ली हमने, परिभाषाओं की बात देख ली। बात करते हैं कि व्हाई डू वी स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी करते ही क्यों है, क्या जरूरत है इसको पढ़ना। जब हम किसी एक इंसान की तुलना किसी दूसरे इंसान से करते हैं, तब वो इंसान जानवर का रूप धारण कर लेता है। जब हम किसी एक लड़की की तुलना किसी लड़की से कर देते हैं ना, उस लड़की के अंदर देखना भाई क्या आग निकलता है, तूने मेरी तुलना उस लड़की उससे कर कैसे दी। जैसे कि मान लो मेरी एक फ्रेंड है पूजा, अब उसकी तुलना मैं दोस्तों क्या करता हूँ, किसी अपनी शिल्पी से कर देता हूँ, मैं अपनी प्रतिभा से करता हूँ, किसी फ्रेंड से कर देता हूँ, बोलता हूँ देख तेरे से ना बहुत अच्छी लगती है मेरे को वो, उसकी बाल इतने बड़ी है, उसके नाक नेल्स इतने बड़े हैं, घने बाल हैं, उसके आईब्रो देख। वो कहती है सुन मैं जैसी हूँ ना वैसे ही ठीक हूँ, ठीक है मेरी तुलना मत क्या कर। ऐसा होता है। तो हम किसी इंसान की तुलना दूसरे से करते हैं तो बड़ा होता है, लेकिन याद रहे ये तुलना हम इंसानों से कर ही नहीं रहे, ये तो हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं। कंडीशन में क्या होगा ना, वो लड़की पक्का आपके बाल नोच देगी यार, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे आपको समझना ही इसलिए है ताकि अपने देश के अंदर आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को मजबूत बना सको। उस कंट्री में ऐसा क्या है जो हमारे कंट्री में नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय संविधान बोरुस संविधान है, उधार लिया संविधान है। लेकिन दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं, आपको पता होना चाहिए कि हमने एज इट इज कहीं से भी कुछ भी नहीं लिया, हमने वहां से लिया, उसको अपने अकॉर्डिंग बनाया, देन उसको इम्प्लीमेंट किया ताकि हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग वो धरातल पे आ भी सके। अगर हम सेम एज इट इज ले लेते हमारे कंट्री में सफल नहीं हो पाता, संविधान कब का चेंज हो गया होता। तो अच्छाई या बुराई तो हर संविधान या हर कानून में होती है, उसको सुधारा जाता है समय समय पर। तो ऐसा ही हमारे देश के अंदर है। बात करते हैं कि क्या जरूरत है कंपेयर करने की। देखो वर्ल्ड में तमाम कंट्रीज है, इतने सारे कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर। अब इन कंट्रीज के अंदर ऐसा तो है नहीं कि सिस्टम एक ही होगा। देखो पॉलिटिकल सिस्टम में भी अपने देश में अलग सिस्टम होता है, इकोनॉमी भी अलग ही होता है, कल्चर भी अलग ही होते हैं, लैंग्वेज भी अलग ही होता है। तो हर देश का जब अपना सिस्टम है तो हर देश के अंदर कुछ व्यवस्था बहुत बेहतर बहुत अच्छी होगी, और कई देश जैसे कि विकासशील देश अब ये भी ऐसा सिस्टम उनके पास नहीं होगा। तो कंपेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उन तमाम कंट्री से वो सिस्टम समझ पाए जो हम अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करके ग्रोथ कर सकते हैं, अपने जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं, पर कैपिटा जो इनकम है अपने देश के हम बढ़ा सकते हैं और एक अच्छे विकास की राह पे जा सकते हैं। देशों का ही कंपेयर करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है,
हम हर उस चीज़ को कंपेयर करेंगे जो हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है। मार्गेंथो की बात कभी मत भूलना, इंसान की फितरत में ही लालच भरा होता है। वो आपसे संबंध क्यों बनाता है? अपने फ़ायदे के लिए। तो यहाँ पे हम कंपेयर क्यों करते हैं? अपने देश के फ़ायदे के लिए, ताकि हमारा देश तरक्की करे, उस सिस्टम को हम अपनाएं। याद रहे दोस्त, ये चोरी नहीं होता। अब भाई कोई देश सिस्टम पहले अपना लिया है, अब जब हमने बाद में समझा तो हमने बाद में अपना लिया है। किसी को पहले समझ में आता है, किसी को बाद में समझ में आता है लेकिन समझ में। तो चाहे आपके वेस्टर्न कंट्रीज हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चीन, जर्मनी, जापान, इधर आपके दोस्तों इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, तो तमाम कंट्रियों की व्यवस्था जैसे भी होगी हम अपना सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि नहीं है। वर्ल्ड के अंदर एजुकेशन सिस्टम सबसे बेहतर कहाँ का है? क्यूबा का है। कई लोग जानते भी नहीं है। क्यूबा अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन बजट पे खर्च करता है। अमेरिका कई पीछे है अभी क्यूबा से। तो दोस्तों हम तो भाई 149 नंबर पे आते हैं, हमारे बाद पाकिस्तान, फिर आपका सिंगापुर आता है। वर्ल्ड को समझो, कंपेयर करो और निचोड़ निकाल के अपने देश में उसको डाल दो, जिससे कि हमारा देश आगे जा सके। चलिए दोस्त, यहाँ पे हम बात करते हैं कंपेयर करने की, लेकिन हम कंपेयर करें किस चीज़ में? कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से करना, अमेरिका की सेनेट की तुलना भारत के राज्यसभा से करना, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में तुलना करना, चीन और सोवियत संघ यानी कि फॉर्मर सोवियत संघ यूएसएसआर के साम्यवादी दलों में तुलना करना, और अलग अलग देशों के संविधानों में तुलना करना, व्यवस्थापिकाओं में यानी पार्लियामेंट में तुलना करना, एग्जीक्यूटिव पावर्स में तुलना करना, जुडिशरी में तुलना करना, पॉलिटिकल पार्टीज में तुलना करना, इलेक्शन के सिस्टम में तुलना करना। ये सभी तुलना ही तो कहलाता है यार। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर यही तुलना तो करके हम अपने देश में इंप्लीमेंट करते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जब संविधान बना तो हमने क्या किया? कई देशों की यात्राएं करने गए। लगभग 63,96,729 रुपये, सही सुनना भाई, लगभग 63,96,729 रुपये हमने खर्च कर दिए उस समय अपने देश की महान संविधान को बनाने में। सोचो जरा। तो हमने कंपेयर किया कौन सा सिस्टम हमारे लिए बेहतर होगा, और बेहतर जो होगा अरे इंप्लीमेंट करो उसको भाई। तुलना करने का मतलब भाई पॉलिटिक्स को भी समझना प्लस इकोनॉमी को भी समझना। आज ये दोनों चीज़ ही ऐसी है जो एक कंट्री को विश्व में पावरफुल बना सकती है। चाहे वो आज अमेरिका हो, पहले के समय में अमेरिका सोवियत संघ हुआ करते थे, टक्कर हुआ है, भिड़ गया, चक्कर लग गया, टक्कर, अमेरिका बन गया पावरफुल। जरूरी थोड़ी है कि सब यूरोपियन कंट्री सबसे आगे रहेंगे। कई काम ऐसे भारत ने किया है लेकिन नाम यूरोपियन कंट्री लेके चले गए। चाहे हम चुनाव में होने वाली धांधलियों की तुलना करें, वोटिंग में किस तरीके से फेरबदल होता है और किस समय जाति बाती को देख कर क्या करके दोस्त ये वोटिंग का सिस्टम चलता है, बड़ा खराब सिस्टम है यार। सोचो जरा यार। तो भारत को ये जाति बाती ने बड़ा जकड़ा हुआ है। कंपेयर करो पूरे वर्ल्ड से तो किस देश के अंदर इतनी सारी जातियां हैं जितनी ज़्यादा भारत के अंदर है? तो ये सब आज पीछे होने का कारण है। मैं जब आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो देखना, जब आप पढ़ोगे कि भारत के अंदर नेता बनने के लिए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या संसद या एमएलए बनने के लिए क्या योग्यता है, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं। बस भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, वोटर आईडी में उसका नाम होना चाहिए, है ना, वोटर लिस्ट के अंदर। बस एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, फिर भी नेता बन सकते हो। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल भारत में आपको मिल जाएंगे। तो ये सिस्टम समझना होगा, क्योंकि ये इंसान जो ये पॉलिटिक्स में बैठकर हम जैसे जनता को जो मूर्ख समझ रहा है, ऐसा ना हो। और ये सिस्टम उन देशों में ज़्यादा है जो विकासशील कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है। ये बात दोस्तों यहाँ पे हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम जब एक ही देश के अंदर, जैसे कि ये मोदी जी हैं, मान लो मोदी जी जो फर्स्ट बार जीते थे तो उनको 282 सीटें मिली थी, प्लस जब इस बार जब 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते तो एनडीए को यानी कि 352 सीटें मिल गई। तो इससे क्या हुआ भाई, मोदी जी को पहले के मुकाबले इस बार ज़्यादा सीटें कैसे मिली? करो भाई कंपेयर। तो यही हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया दोस्त। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्षेत्र इसको बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मोदी जी को भाई पहले के मुकाबले अब कैसे ज़्यादा वोट मिले, एनडीए को सीट इतनी ज़्यादा कैसे मिली, तो इन सभी को हम स्टडी करते हैं। यही तो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। मोदी जी जिसके अंदर रोजगार लाइए, कुछ जुगाड़ कीजिए, कब तक मन की बात जनता से करते रहिएगा। चलिए दोस्त, क्या बात है यार। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक देश की तुलना करके दूसरे देश से बताना कि हाँ भाई ये यहाँ पे ये नहीं, प्लस सोल्यूशन भी बताना कि एक देश ऐसा क्या करे कि उसके देश की सिस्टम भी बेहतर हो सके उस देश के मुकाबले। तो दोस्त क्या करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सोल्यूशन की भी बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है? सोल्यूशन की भी बात करता है। और ये सोल्यूशन एक देश के सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है।
क्योंकि हर कंट्री के लिए उसका सिस्टम सर्वोपरि प्रायोरिटी होगा। कि देखो ऐसा नहीं है ना, देखो जो हमारे देश के अंदर सफल है वो दूसरे देश के अंदर सफल ना हो, वैसा भी तो हो सकता है। इसलिए हम कंपेयर करके उसको समझकर अपने देश के अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स देशों की तुलना करके प्लस सॉल्यूशन की भी बात करता है कि ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक शासन व राजनीति। यहाँ पे क्या क्या हम स्टडी करते हैं, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम किस किस चीज़ों को स्टडी करते हैं। अगर हम सिंपल मैं आपको बताऊँ मैं, तो सबसे पहले हम एक देश के इंस्टीट्यूशन को पढ़ते हैं। क्या इंस्टीट्यूशन, जैसे वहाँ पर आंतरिक संस्थाएं क्या क्या है, ठीक है, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव पावर या जुडिशरी, इन सब को स्टडी करते हैं। एंड सेकंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करना, संविधान की स्टडी करना। एंड थर्ड क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज की स्टडी करना। एंड उस देश के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, एनजीओज वगैरह हो गए, चाहे वो गैर सरकारी हो या सरकारी एनजीओज हो, इन सब की स्टडी करना। तो ये मेन पर्सपेक्टिव है आज किसका, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सार्टोरी। यहाँ पे सार्टोरी का कहना है कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्टडी करते हैं नियंत्रण करने के लिए। किस लिए? नियंत्रण। नियंत्रण मतलब क्या होता है, कंट्रोल करने के लिए। जैसे समझते हैं एक चीज़ हम, इनका ये मानना है जब हम एक सिस्टम को समझते हैं तो उसकी जड़ तक पहुँच पाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, गरीबी किस लिए है, गरीबी किस लिए है। जब मैं आपसे ये पूछूं तो आप क्या बताओगे इसके बारे में, तो मैं कहूँगा भाई गरीबी का मेन कारण भ्रष्टाचार है। तो यही कहते हैं सार्टोरी। इनका कहना है कि हम इस कंपेयर से ये समझ पाते हैं कि आज या पहले के मुकाबले जब गरीबी बढ़ रही है तो इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण भ्रष्टाचार है। ऐसा ही और कंट्री या हमारे देश के अंदर और भी सिस्टम ये इम्प्लीमेंट होता है कि हम इसी से नियंत्रण कर सकते हैं, कंपेयर करके इसी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या इसका समाधान है? क्या मैंने बताया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या करता है, सॉल्यूशन भी देता है। और सॉल्यूशन क्या है, भ्रष्टाचार, करप्शन को खत्म करो, करप्शन को खत्म करो, तभी गरीबी खत्म हो पाएगी। और दोस्तों जब तक भ्रष्टाचार है गरीबी खत्म नहीं हो पाएगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण ही गरीबी है, इसको और भी एस्पेक्ट्स है, जैसे कि रोजगार ना होना है ना, तो भुखमरी होना, देश के अंदर इंडस्ट्रियल रूप से मतलब इतना टेक्नोलॉजी ना होना, और भी इसके हो सकते हैं। बट भ्रष्टाचार मेन इसका मैं मानता हूँ यार बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और यही दिक्कत इन्होंने सार्टोरी ने बताया है। प्राचीन समय में, हमारे दादा परदादा से समय नहीं भाई, उससे भी पहले, कब, अरस्तु और प्लेटो के समय में। अरस्तु ने भाई क्या किया ना, अपनी ज़िंदगी इस बात पे निकाल दी, इस चीज़ को खोजने में निकाल दी कि सबसे अच्छा शासन व्यवस्था कौन सा है, सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है जो एक देश को चला सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अरस्तु ने अपने समय 158 कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी कर लिया था, ये देखने के लिए कि सबसे अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा होगा, सबसे अच्छा शासन व्यवस्था कौन सा होगा। अरस्तु ने क्या किया भाई, जब लगभग 158 कॉन्स्टिट्यूशन का जब स्टडी किया इसने, तो ये समझने की कोशिश करी कि सबसे अच्छा शासन व्यवस्था कौन सा होगा। इसने एक चैन बना डाली। चैन में क्या, सबसे पहले इसने कहा कि अगर राजतंत्र है तो राजतंत्र में भाई अत्याचार होगा। क्यों अत्याचार होगा? क्योंकि वहाँ पे शासन एक जने का ही होगा, वहाँ पे शासन एक व्यक्ति का होगा, इसलिए वहाँ पे अत्याचार होगा। ये दूसरा, अभिजात वर्ग। अगर अभिजात वर्ग है, क्योंकि अभिजात वर्ग को हम कुलीन तंत्र कहते हैं। तंत्र में क्या होता है, कुछ लोगों के पास, जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास पूरी शासन की बागडोर होती है, यानी कुछ लोगों का शासन होगा। पहले में एक व्यक्ति का शासन जहाँ पे अत्याचार होगा, दूसरे में अभिजात वर्ग जो कि कुलीन वर्ग है, जहाँ पे कुछ लोगों का शासन है, यहाँ पे भी अत्याचारी होगा। जब आगे आते हैं तो ये आगे बढ़ के क्या कहते हैं, अब आ जाते हैं दोस्तों किस पे, संवैधानिक सरकार पे। संवैधानिक सरकार में क्या होगा, पे लोकतंत्र आ जाएगा। अब इस लोकतंत्र में क्या होगा, बहुत लोगों का शासन, यानी कि बहुमत का शासन होगा। तो अरस्तु भाई हमें यही पे बता रहे हैं, इन्होंने सरकार को बांट दिया है। कैसे? सबसे पहले राजतंत्र, राजशाही होगा, फिर लोग इससे तंग आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, फिर वो क्या, विद्रोह कर देंगे, रिवील कर देंगे। फिर वहाँ पे क्या होगा, अत्याचार खत्म करने के लिए एक शासन को हटा दिया जाएगा, एक व्यक्ति के शासन को हटा दिया जाएगा, और फिर वहाँ पे अभिजात वर्ग, कुछ लोगों का शासन आ जाएगा। लोग इससे भी आगे चल के परेशान हो जाएंगे, तंग आ जाएंगे, फिर क्रांति होगी, फिर ये लोग जब
विद्रोह करेंगे तो कुछ लोगों का शासन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फिर संवैधानिक, अब संविधान की सरकार आ जाएगी, जिसको हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं, जहाँ पे बहुमत का शासन यानी कि बहुत लोगों का शासन होगा। यहाँ पे जनता वोट डालेगी और जनता के होगा। लेकिन साइकिल चला रहे हैं, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, थर्ड स्टेज। जब ये स्टेज खत्म होगा तो फिर से हम फर्स्ट स्टेज पे आ जाएंगे। आप चार्ट में देख सकते हो, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम एक चीज समझते हैं, तुलनात्मक क्रांति की प्रकृति या स्वरूप क्या है, यानी कि नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है इसका प्रकृति। अब इसको थोड़ा डीपली में जाएंगे हम, अब हम इसके थोड़ा अंदर घुसेंगे, हैं गड्ढा खोद के अंदर घुस जाएंगे ताकि अंदर माल चेक कर पाए कि अंदर क्या माल रखा पड़ा है। चलिए थोड़ा समझते हैं कौन सा खजाना है इसके अंदर, ताकि हम समझे। चलिए समझते हैं हम। इसके नेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक थिंकर्स ने ऐसा कहा कि इसका जो नेचर है वो लंबात्मक है। क्या है, वर्टिकल कह लो या प्रोलोंग कह लो या वर्टिकल कह लो। कुछ थिंकरों ने कहा इसका जो नेचर है वो क्षैतिज रूप में है, हॉरिजॉन्टल है। चलिए हम समझते हैं कि लंबात्मक और क्षैतिज का मतलब होता क्या है और क्यों इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से जोड़ा गया और ऐसा थिंकर्स ने क्या कहा है। सबसे पहले बात करते हैं लंबात्मक का मतलब क्या होता है, यानी कि वर्टिकल का मतलब होता क्या है। ये कहा गया जब एक ही देश के अंदर तमाम तरह की सरकारों की स्टडी की जाए, यानी कि लेवल किसकी, कि एक देश के अंदर किस लेवल पे सरकारें हैं। पहले यूनियन गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, देन लोकल गवर्नमेंट है। पहले लोकल गवर्नमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत में। ये भाई म्यूनसिपैलिटी में आते हैं, ये हमारे पंचायत में आते हैं। तो हमारी ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर हो गए। यानी कि लंबात्मक का मतलब है जब एक ही देश के अंदर विभिन्न स्तरों की सरकारों को स्टडी करना, किस लेवल पे सरकारें हैं काम कर रही है, ये होता है लंबात्मक। यानी कि इसका जो नेचर है वो किस पे है, वो वर्टिकल पे है। और वर्टिकल का मतलब होता है एक ही देश के अंदर किस लेवल पे सरकारें काम कर रही है, इसकी स्टडी करना। अगर दोस्तों हम नेक्स्ट बात करें क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक ही देश के अंदर अलग अलग काल में कौन कौन सी सरकार रही है और उन्होंने क्या क्या काम किया है, सबसे बेहतर काम किसका है, किसका बेहतर नहीं है, इसकी स्टडी करना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट बताया गया है। याद रहे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसका दो मेन नेचर है किसका, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। तो अलग अलग थिंकर्स का ऐसा मानना है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है भारत के प्रधानमंत्रियों का, जैसे कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, देन गुलजारी लाल नंदा हो गए, आपके मोरारजी देसाई हो गए, चरण सिंह हो गए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव एंड आपके दोस्तों एच डी देवगौड़ा है, दोस्तों आई के गुजराल हो गया, आपके फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो गए एंड मनमोहन सिंह एंड मोदी। तो अलग अलग काल में अलग अलग सरकार रहे। ये तो बच्चा बता सकता है कि इन दोनों में भी क्या तुलना की जा सकती है। दोस्तों ये तो 16 साल भाई प्रधानमंत्री रहे, ये तो एक साल पे ठीक से नहीं रह पाए, तो जमीन समान का फर्क इनके कामों में। तो ऐसे ही तुलना कालों के आधार पे, किसके, टाइम पीरियड के आधार पे जो कंपेयर किया जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल रूप में माना जाता है। यानी कि कुछ थिंकर ने क्या कहा कि वर्टिकल रूप में स्टडी करना, जहाँ पे हम सरकार के विभिन्न लेवल की तुलना करते हैं, किसकी, विभिन्न लेवल की तुलना करते हैं, जहाँ पे हम किसकी, वर्टिकल रूप में करते हैं। एंड अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो एक ही देश के अंदर अलग अलग तरह की जो सरकारें रही हैं टाइम पीरियड के रूप में, उनकी स्टडी करना और उनमें कंपेयर करना। तो दो तरह के दोस्त इसके नेचर हैं। सबसे पहला वर्टिकल, जिसमें सरकार के लेवल्स की स्टडी करना, एंड दूसरा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे हम सरकार एक ही देश के अंदर जो सरकारें रही अलग अलग टाइम पे उनकी कंपेयर करके स्टडी करना। ये हो गया दोस्त यहाँ पे इसका नेचर। अब हम बात करते हैं इसका स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब होता है कि इसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं, क्या किस किस चीज़ों की तुलना करते हैं जो हमारे लिए बेहतर है, हमारे कंट्री के हित में है, जो हमारे कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट में है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कानूनी यानी कि लीगल चीज़ों की। जो भी लीगल चीज़ होगा हम दोस्तों उसकी स्टडी करेंगे, किसकी, लॉज वगैरह की, हम लॉज की स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिद्धांत ये कहता है। दूसरा कहता है कि बिहेवियरल अप्रोच की स्टडी करेंगे हम। तो जो चीज़ कानून में हमें दिख रहा है वो बिहेवियरल में, यानी कि दोस्तों वो प्रैक्टिकल रूप में हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो ऐसा क्या है, देखो बिहेवियरल में आपका फीलिंग्स भी आता है, थॉट्स भी आता है, क्योंकि इसमें पूरा नेचर ही चेंज कर देता है ये। चलिए आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। सबसे पहले कानूनी रूप से हम जब इसके क्षेत्र की बात करें तो हम कानूनी रूप से बहुत चीज़ स्टडी कर सकते हैं। एक देश के अंदर संविधान की स्टडी करना, दूसरे देश के अंदर संविधान की स्टडी करना, पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी करना, यानी कानून का तो बहुत बड़ा पार्ट है, हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन दोस्त एक ही देश के अंदर कानूनी रूप से हम जब तुलना करते हैं तो ये क्षेत्र थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ब्रिटेन में क्या है भाई, मोनार्की सिस्टम है, वहाँ पे राजतंत्र है। क्या है वहाँ पे, राजतंत्र है, मोनार्की सिस्टम है।
लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे संसदीय व्यवस्था है। सिर्फ अगर मैं भारत की बात करूँ तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन हम भारत और ब्रिटेन में जब तुलना करते हैं तो भारत एक गणतंत्र है। भारत एक क्या है? गणतंत्र, रिपब्लिक है, जहाँ का भारत का जो मुखिया है, देश का जो सबसे बड़ा पोस्ट है राष्ट्रपति का, वो जनता के द्वारा इनडायरेक्ट चुना जाता है, क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि है वही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? राजतंत्र है। हम ब्रिटेन के राजा या महारानी का तुलना कहाँ से? अमेरिका के राष्ट्रपति से करें तो दोनों की शक्तियों में डिफरेंस दिख जाएगा। तो यही बताया जा रहा है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है कि जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो पावरफुल ही होगा, क्योंकि ब्रिटेन की राजा महारानियों की स्थिति और अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति में जमान ज़मीन का अंतर है। कानूनी रूप से स्टडी कर रहे हैं वो पर्याप्त, यानी कि वो इनफ नहीं है। उसको हम जब प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं तो वो डिफरेंस दिखता है, और ये डिफरेंस अलग अलग सिस्टम होने के कारण मिलता है, जिसके हम कंपेयर करके चीज़ों को समझ पाते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं इसका महत्व क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो सबसे पहले समझते हैं, देखो तुलनात्मक विधि हमें राजनीतिक विकल्पों व संभावनाओं के ज्ञान के लिए प्रेरित व उत्साहित करता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि जब तुलना करते हैं हम तो हमें अलग अलग सिस्टम के बारे में पता चलता है, जो हमें इसके लिए बताता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इस लाइन के मतलब बताता हूँ, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ। मान लो मैंने आपकी तुलना इस बंदे से कर दी या इस बंदे से कर दी, आप बोल रहे उससे तुलना मत कर, और बाई चांस अगर आपकी कुछ कमी निकल गई उस बंदे से, तो आपके अंदर एक अलग ही खुड़क निकलेगा, नहीं भाई अब मुझे इससे आगे निकलना है। इंसान की प्रवृत्ति होती है भाई, एक इंसान से दूसरा इंसान आगे निकलना चाहता है। तो जब हम किसी देश की तुलना अपने देश से करेंगे तो जो भी अच्छाई उस कंट्री में हमें मिलेगी, हम चाहेंगे कि वो हमारे कंट्री में भी हो। हमारे कंट्री में ऐसा क्यों नहीं है? चाहे वो जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो सिस्टम है वो हमारी कंट्री में क्यों ना हो, हमारे में भी हो, तो हम बेहतर करने की सोचेंगे। ऐसा ही एक इंसान की तुलना करने के बाद जब वो आग बबूला होता है तो सोचता नहीं यार अब मैं उखाड़ दूंगा, मैं उससे आगे निकलूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, एक अंदर से जुनून आ जाता है। यही होता है ना। चलिए दोस्तों, एंड तुलनात्मक पद्धति के द्वारा कुछ निर्णायक परिणामों को दिया जा सकता है। अब इसका निर्णय क्या निकलेगा? मैंने आपकी तुलना किसी दूसरे से करी तो आपके अंदर एक उबाल निकला, भाई तूने तुलना करी, मेरे में ये कमी निकली, बस सब मेरे अंदर कुछ जुनून जग चुका है। तो इसका डिसीजन क्या होगा? आपने डिसीजन ये लिया अपने आप को ताकतवर बनाना है दूसरे के मुकाबले। यही सेम कंट्री पे लागू होता है। एक कंट्री कि जब कमी पता चल गई तो अब दूसरे कंट्री से वो अपने आप को ताकतवर बनाएगा ना ताकतवर, कब तक कमजोर बनकर रहेगा। एंड थर्ड में आता है अलग अलग राष्ट्र तुलना द्वारा एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अरे सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। विकासशील कंट्री की यही हाल है, यही हाल है। या तो नेता नहीं चाहते ऐसा, क्योंकि नेता की नीयत ही खराब है। पैसे की कमी थोड़ी हमारे देश के अंदर सोने की चिड़िया हुआ करती थी, लेकिन क्या करें, उस सोने की चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया यार। खास भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सके, इसका प्रयास हम करेंगे यार। जब पूरे भारतवासी मिलकर करेंगे तो भारत जरूर एक दिन सोने की चिड़िया बनेगी। हम बात करते हैं कि कठिनाइयाँ क्या है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी करने के दौरान। लास्ट टॉपिक है, अच्छे से समझना। जो अध्ययन है वो बहुत बड़ा होने के कारण जटिल हो गया है। देखो मैं आपको बताया भी कि लॉस का स्टडी करना, पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, तमाम तरह के इंस्टीट्यूशन का जब स्टडी करेंगे हम बंदा पगला जाएगा भाई, बहुत जटिल हो जाएगा। हम किस तरीके से क्या करें, और तमाम पॉलिटिकल सिस्टम आज समझना बहुत आसान नहीं है। दोस्तों आधुनिक युग की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं और जो संस्थाएं हैं वो परंपरागत व्यवस्था से बहुत जटिल होते जा रही है, पेचीदा हो गई है। देखो ऐसा होने के कारण जनसंख्या बढ़ना प्लस बहुत सारे कानूनों का बनना है, जिससे क्या हो जाता है कि प्राचीन समय में कानून भी कम हुआ करते थे, कि पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, लेकिन आज पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो नीचे से इंग्लिश में नोट्स ले ले यार, दिक्कत नहीं ले यार, सबके लिए बराबर है, बहुत नॉर्मली लिखा हुआ है। मैं आपको ऐसे बोल के समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तुलनात्मक विश्लेषण यानी कि कंपैरेटिव रूप से जब हम एनालाइज करते हैं तो क्या होता है, अब केवल औपचारिक संस्थाओं जैसे कि विधान, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया या जुडिशरी हो गया, हमारा एग्जीक्यूटिव हो गए, इन सभी का स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि इसकी भी स्टडी की जाती है कि इन संस्थाओं या इन इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट या पॉलिटिकल पार्टीज, इन सभी के ऊपर इकोनॉमिक या सोशल रूप से या कल्चरल रूप से या मॉरल रूप से किन किन परिस्थितियों का, किन किन कंडीशन का इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे कारण से ये कर पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो कि भारतीय पार्लियामेंट है, भारतीय पार्लियामेंट के अंदर जिस समय जो चर्चा होनी चाहिए वो किस चीज़ की चर्चा हो रही है, और ये डिपेंड करता है देश में चल क्या रहा है।
मान लो भारत के अंदर जब महिलाओं पे अत्याचार चल रहा होगा तो महिलाओं से रिलेटेड कोई कानून बनने की चर्चा चल रही होगी, कोई बिल चल रहा होगा, जब जिसमें कोई कांड हो जाएगा तो संसद में उस पर बहस चलेगी। ऐसा होता है ना। तो उस देश के अंदर इकोनॉमी रूप से या सोशल रूप से या कल्चरल रूप से जो भी चीज़ चल रहा होगा वो उस देश के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को इफेक्ट करेगी। ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो भी थिंकर स्टडी करते हैं कंपेयर करने के लिए, तो भाषाओं की जानकारी भी तो होनी चाहिए ना यार। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उस देश के अंदर उनकी भाषाएं समझ में ना आ पाना। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज तो हम कहते हैं, लेकिन हर देश के अंदर इंग्लिश नहीं है मेरे दोस्त, समझना इस बात को। क्योंकि चाइना चाइनीज़ बोलता है, फ्रांस फ्रेंची बोलता है, जर्मनी जर्मनी बोलता है। तो तमाम कंट्रीज आज अपने ही लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम है ना यार एक मूर्ख जो इंग्लिश को बढ़ावा दिए जा रहे हैं, क्या करें। लेकिन भाई हम देखो कि बुरा मत मानना यार, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप सभी को, आज इंग्लिश नीड हो चुकी है, मतलब बहुत ज़रूरी आज इंग्लिश। तो आज इंग्लिश तो सबको जरूरत है ही सीखना, लेकिन फिर भी आज सबसे बड़ी दिक्कत आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर कि भाषाएं समझ में ना आना। तो भाषाओं की अधिक जानकारी ना होने के कारण भी दिक्कत आ जाती है। तुलनात्मक स्टडी, देखो यार कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्टडी करने के लिए जो भी थिंकर्स किसी भी देश की जो आंकड़े हैं वो नेट के थ्रू या इसके जब थ्रू निकालते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है जो आज निकाला गया है प्रेजेंट डे में वो कल भी वही रहेगा। ठीक है दोस्त, या वो सही निकला है, क्योंकि वो एक अनुमान होता है। तो इससे दिक्कत आ जाती है कि नेट के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू या जो भी जानकारी ली गई है वो सटीक या सही भी है। तो इसमें ये दिक्कत आ जाती है कभी कभार सही आंकड़े ना मिल पाने के कारण। इस पर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है साहब, कभी कभार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल रूप से जो थिंकर्स हैं जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, वो उनको सही आंकड़े सही टाइम पे ना मिल पाना, यानी कि दोस्त उनको सूचनाएं उपलब्ध ना हो पाना ही, अवेलेबल ना हो पाना ही दोस्त, इससे वो कंपेयर नहीं कर पाते। ठीक है। एंड आगे देखते हैं तुलनात्मक राजनीति में निर्णय और नीतियों के निर्धारण में राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक मान्यताएं महत्वपूर्ण होती है। ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करती है। यानी कि एक देश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या है, लोगों की सोच क्या है एंड पॉलिटिकल पार्टीज क्या चाहते हैं, तो इन सभी को देखते हुए एक देश के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है दोस्त, इन्हीं सब चक्रों के कारण कोई भी एक नीति सही टाइम पे लागू नहीं हो पाती। इतने लंबे प्रोसेस के कारण कंपेयर ठीक से ना हो पाना एक मेन कारण बन जाता है। एंड शब्दावली अधिक कठिन होती है। सही बात है भाई, कभी कभार जब हम कंपेयर करने की बात करते हैं तो उस देश के सिस्टम को समझना ही बड़ा, पहले बताया था मैंने आपको। तो ये सबसे मेन शब्दावली जो उनका दोस्तों जो लिखावट है ना, जो उनकी लिखी गई चीज़ें हैं, कभी कभार वही नहीं समझ पाते जो उस कंट्री के अकॉर्डिंग स्पेशल उनको समझने के लिए लिखा गया है, जो तमाम कंट्री के लोगों को समझ ना आए। तो ये मेन दिक्कत आती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा मेन सब कुछ हो चुका है खत्म। अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, पूरे टॉपिक्स में आपने क्या समझा उसका निचोड़ बताऊं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना किस तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज इस बदलते युग के अंदर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पूरे वर्ल्ड में कैसा फैलता जा रहा है और उससे क्या क्या चेंजेस आ रहा है, हम क्या और बेहतर कर सकते हैं, तमाम कंट्री को देखते हुए इसका फैसला और डिसीजन लिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 3rd सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर होने वाला कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। याद रहे मेरी सारी वीडियो सीक्वेंस में आएगी, और ये टॉपिक्स अगर आपके सिलेबस में भी है तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें, चाहे कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, DU के, इग्नू के, जामिया मिलिया इस्लामिया के, भारत के दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, या आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी कर रहे हो, तो आपके लिए दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा टॉपिक है। और दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। आगे की वीडियोस में आपको ऐसे ही टॉपिक्स लेकर आने वाला हूँ मैं। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो ये वीडियो कैसे लगी, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और आपको मैं ऐसे वीडियोस देता रहूँ। प्लीज़ दोस्तों एक ही बात कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना यार, हाथ जोड़ के विनती करूँगा, क्योंकि मैं अपने पैशन को आप सबको दिखाना चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा लाइक करना, अपने सभी दोस्तों पे शेयर करना। मैं मिलूँगा दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी नोट्स, धमाकेदार नोट्स की, जिससे आप पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों, लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों को बताएं ताकि सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊँ। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।